अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 41 से शुरू होता है, जो कि लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जो सब्जेक्ट है, तो उसका एक टॉपिक है प्रेसिडेंट। तो आज हम उसके बारे में कुछ आर्टिकल जो हैं वो पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 41 से शुरू होता है और डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट आर्टिकल के अंदर वो उसके पावर्स जो हैं वो बताए गए हैं, या उनका जो ड्यूटीज़ हैं वो बताई गई हैं। लेकिन एक जो सीरीज़ है 41 से 49 तक की, आज इसको कवर करने की कोशिश करेंगे हम। बाकी जो उसके पावर्स हैं वो किस डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर हैं, तो उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल 41 जो है, इसके अंदर हम उसकी क्वालिफ़िकेशन पढ़ेंगे, उसकी इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है एक पावर है उसका, वो आता है इस दौरान। उसके बाद जो है आर्टिकल 49 के भाई स्पीकर और जो है चेयरमैन सेनेट का, वो प्रेसिडेंट की तरह कब परफॉर्म कर सकते हैं अपना काम, ठीक है। और उसकी इम्पीचमेंट भी हम इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 41 जो है वो कहता है कि प्रेसिडेंट जो होगा वो हेड ऑफ़ स्टेट होगा, ठीक है, यानी पूरी स्टेट के ऊपर होगा, वो हेड ऑफ़ स्टेट होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो हेड स्टेट को रिप्रेजेंट भी करेगा, ठीक है ना, कि अगर दूसरी कंट्री के अंदर जाएगा तो वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होगा, ठीक है। उसके बाद उसकी एज 45 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए मिनिमम, मतलब कम से कम 45 साल उसकी उम्र होनी चाहिए अगर वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है। मिनिमम, मैक्सिमम फिर आप समझ सकते हो, फिर जब जहाँ तक उसकी सांस ले सकता है तो तब तक वो प्रेसिडेंट बन सकता है। तो उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है, वो है कि भाई उसको मेंबर होना चाहिए नेशनल असेंबली का, ठीक है, ये आर्टिकल 41 के अंदर, यानी वो हेड ऑफ स्टेट होगा, स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। एज उसकी 45 होनी चाहिए मिनिमम। उसके बाद वो मुस्लिम होना चाहिए। उसके बाद वो मेंबर होना चाहिए नेशनल असेंबली का। तो उसकी इलेक्शन जो होती है वो सेकंड शेड्यूल के मुताबिक होती है, और वो इलेक्ट्रल कॉलेज के ज़रिए जो है इलेक्ट किया जाता है, यानी जहाँ पर दोनों हाउसेज यानी सेनेट और नेशनल असेंबली और चारों जो सूबे के असम्बलियाँ हैं, प्रोविजनल असम्बलीज़ जो हैं, उनके मेंबर्स मिल के उसको वोट देंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। यानी हर सूबे से, हर प्रोविजनल असेंबली से 65 मेंबर्स जो हैं वो आकर जो है वोट देंगे। तो अगर इन केस कहीं पर अगर नेशनल असेंबली रिप्रेजेंटेशन कम है तो फिर उस हिसाब से वो वोट दे सकते हैं, जैसे बलूचिस्तान की मेंबरशिप के हिसाब से। तो आते हैं हम प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो है वो, मतलब जो प्रीवियस प्रेसिडेंट था उसका टर्म ख़त्म होने के बाद जो है 30 दिन से पहले नहीं कर सकते आप, 60 दिन के बाद नहीं कर सकते, मतलब उसके बीच के टर्म के अंदर उस इलेक्शन उन्हें कॉल करनी होगी। मतलब 30 दिन और 60 दिन के बीच के अंदर उनको इलेक्शन जो है कॉल करनी होगी प्रेसिडेंट की, ठीक है। और जो इसके अंदर एक चीज़ आती है वो है कि भाई प्रेसिडेंट की इलेक्शन को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। मतलब ये कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता कि यार जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन हुई है वो इलीगल वे में हुई है, या कोई एम्बेजलमेंट थी, या एक बना बनाया खेल था, तो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता प्रेसिडेंट की इलेक्शन को। तो इसके अंदर ये एक चीज़ आती है कि अगर प्रेसिडेंट के मतलब सीट के लिए दो कैंडिडेट जो हैं वो फॉर्म जमा करवाते हैं, तो उन दोनों के जो वोट अगर इक्वल आ जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा। तो एक सिंपल सा आंसर है भाई कि टॉस होगी, ठीक है, टॉस होगी, फिर जो टॉस जीतेगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 41 जो है वो सिर्फ यही बातें कहता है। उसके बाद है आर्टिकल 42, प्रेसिडेंट जो है वो ओथ अपना किससे लेगा, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट जो थे वो लेता है किससे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, यानी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो होगा उससे वो ओथ लेगा, यानी कसम ना मारेगा, हलफ लेगा, ठीक है वो। और ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं अंडर थर्ड शेड्यूल के मुताबिक वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो है वो ओथ लेगा। उसके बाद है जो है आर्टिकल 43, और उसके अंदर है भाई के कंडीशंस के बारे में। आर्टिकल 43 कंडीशन के बारे में बताया कि भाई प्रेसिडेंट कौन कौन सी चीज़ें उसको नहीं कर सकता। अब कौन सी चीज़ें नहीं कर सकता, कि भाई किसी भी ऑफिस का प्रॉफिट वो अपने पास नहीं रख सकता, ठीक है। मतलब वो प्रेसिडेंट है लेकिन किसी दूसरी ऑफिस का प्रॉफिट वो अपने पास नहीं रख सकता, मतलब जहाँ वहाँ से अगर कोई रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है तो वो अपने पास नहीं रख सकता। उसके बाद कोई ऐसी पोजीशन पे नहीं खुद को रख सकता कि जहाँ से उसे सैलरी मिल रही हो प्रेसिडेंट के अलावा। मतलब प्रेसिडेंट बन गया तो उसको सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, तो अगर उसको कोई जॉब है तो वो भी उसको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है इसके अंदर। और फिर इसके बाद एक कंडीशन आती है कि भाई वो किसी भी इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा जब वो प्रेसिडेंट है, और जब तक वो प्रेसिडेंट है तब तक वो किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चाहे वो नेशनल असेंबली की हो, जनरल इलेक्शन हो, या चाहे वो प्रोविजनल असेंबली की हो।
तो उसके बाद एक और कंडीशन आती है कि भाई जब ये प्रेसिडेंट बन जाएगा एक बंदा, अगर उसकी मेंबरशिप है नेशनल असेंबली के अंदर या प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, तो वो उसी टाइम पर ख़त्म हो जाएगी जब वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। यानी एक बंदा प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसकी जो सीट होगी, यानी लाजमी सी बात है मेंबरशिप तो होगी तभी तो जाके प्रेसिडेंट बनेगा। तो अगर जो मेंबरशिप होगी उसकी, मतलब नेशनल असेंबली के अंदर या प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, तो वो भी उसी टाइम पर ख़त्म हो जाएगी। ये आर्टिकल 43 कहता है कंडीशन के अंदर। उसके बाद आता है टर्म, प्रेसिडेंट की ऑफिस का टर्म, आर्टिकल 44 कहता है। तो प्रेसिडेंट के ऑफिस का टर्म जो है 5 साल होता है, जेन्युइनली जो 5 साल ही होता है, ठीक है। और जो एक प्रेसिडेंट पाकिस्तान में कोई बना तो प्रेसिडेंट सिर्फ 2 दफ़ा बन सकता है, मतलब कंसिक्यूटिवली, मतलब एक 5 साल बन गया उसके बाद भी 5 साल बन सकता है, ठीक है ना। तो मतलब 2 दफ़ा प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो सकता है आर्टिकल 44 के मुताबिक। तो अब आते हैं आर्टिकल 45। अब आते हैं आर्टिकल 45 पर। आर्टिकल 45 जो है वो कहता है प्रेसिडेंट ग्रांट पार्डन, मतलब उसके पास पावर है कि वो किसी को माफ़ कर सकता है, माफ़ी दे सकता है। यानी अगर कोई बंदा किसी क्राइम के अंदर जेल के अंदर है और उसको सज़ाए मौत आ चुकी है या उम्र कैद आ चुकी है या फिर कोई और पनिशमेंट है, तो उस बंदे को वो माफ़ कर सकता है, लेकिन एक्सेप्शन हमेशा फॉलो करेगी। जैसे टेररिज्म के अंदर कोई बंदा इन्वॉल्व होता है या रिलीजियस क्राइम्स के अंदर वो कोई बंदा गिरफ़्तार हुआ है या रेप केसेस के अंदर बंदा कोई जो है इन्वॉल्व हुआ है, तो इन केसेस के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो माफ़ नहीं कर सकता। वहाँ यहाँ पर एक्सेप्शन है, ये फॉलो की जाएगी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से पावर है, मतलब 45 के अंदर कि वो पनिशमेंट के साथ क्या क्या कर सकता है। तो पहले तो वो किसी पनिशमेंट को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। मैं सज़ाए मौत है तो उसे माफ़ कर सकता है, भाई जाओ तुम आज़ाद हो। या फिर अगर उम्र कैद है तो भी उसे माफ़ कर सकता है। और उसके बाद है चेंज पनिशमेंट, मतलब किसी को उम्र कैद है तो उसे 7 साल की सज़ा कह सकता है कि भाई मैं इसकी पनिशमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर लेके आ रहा हूँ और इसे मैं कमिट कर रहा हूँ, यानी जो हायर पनिशमेंट थी उसे लोअर ग्रेड के अंदर में जो है चेंज कर रहा हूँ, तो वो पनिशमेंट को चेंज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद पोस्टपोन, कि किसी बंदे को फांसी आने वाली है तो वो कहता है कि भाई अच्छा ऐसा करो, नेक्स्ट ईयर को इसको फांसी देनी है आपको, या उससे भी अगले साल के बाद को फांसी देनी है, तो वो पोस्टपोन कर सकता है उनकी पनिशमेंट। ये 45 कहता है जो है आर्टिकल, तो उसके पास पावर है किसी को माफ़ करने का। जी 45 के बाद आता है सेक्शन 46, और 46 के अंदर ये कहता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो हर मामले से आगाह करेगा प्रेसिडेंट को, चाहे वो गवर्नमेंटल अफेयर्स हों या नॉन गवर्नमेंटल अफेयर्स हों। गवर्नमेंटल अफेयर्स के बारे में तो उसे मालूमात देनी होगी प्रेसिडेंट को, लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंटल अफेयर्स है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट अफेयर है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट अफेयर है, तो वो भी उसको बताना होगा प्रेसिडेंट को कि भाई ये जो नॉन गवर्नमेंटल अफेयर है ये स्टेट के ख़िलाफ़ है या स्टेट को नुकसान देगा ये, ठीक है, तो उस अफेयर के बारे में इसको आगाह करना होगा। तो 46 यही कहता है। 46 के बाद आता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसके अंदर क्या है कि जब प्रेसिडेंट जब भी रिमूव किया जाएगा तो वो ये ग्राउंड होंगे। तो ग्राउंड कौन से होंगे? मिसकंडक्ट होगा, मेंटली या फिज़िकली अनफिट, ठीक है। मिसकंडक्ट क्या है कि भाई उसने अपना ऑफिस का गलत फ़ायदा लिया हो या अपने पावर कोई ऐसा पावर इसमें यूज़ किया हो जो गैर कानूनी हो, या फिर अपने पावर का गलत फ़ायदा उठाया हो, या अपनी ऑफिस का जो है गलत फ़ायदा उठाया हो, या कोई ऐसा अमल किया हो जो कि स्टेट के ख़िलाफ़ हो या आइन के ख़िलाफ़ हो, ठीक है ना। तो उसके बाद है कि भाई आपका मेंटली अनफिट, यानी वो पागल हो चुका हो, ठीक है। उसके बाद है जो है फिज़िकली अनफिट। फिज़िकल अनफिट यानी वो कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया है जहाँ से वो रिकवर नहीं हो सकता, या फिर वो जो है प्रेसिडेंट का ओहदा संभाल नहीं सकता। तो इन कंडीशंस में क्या होगा, जो मेंबर होंगे वो 1/2 की मेजॉरिटी से स्पीकर को एक नोटिस भेजेंगे। उस नोटिस के अंदर वो ग्राउंड उन लोगों को मेंशन करना होगा कि किस ग्राउंड के ऊपर वो प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि जो नोटिस स्पीकर को मिला वही नोटिस वो 3 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को भेजेगा, ठीक है। और फिर एक समन भेजेगा दोनों हाउसेस को, यानी नेशनल असेंबली को और सेनेट को, कि भाई आप फ़िलहाल डेट पर ज्वाइंट सिटिंग करें, यानी दोनों इकट्ठे होकर किसी एक जगह पर बैठें, जो कि उनको डेट दी जाएगी वो 7 दिन से पहले की नहीं होगी और ना ही 14 दिन के बाद की होगी, यानी इन दोनों टर्म के बीच की डेट कुछ देनी उनको होगी,
यानी 7 दिन से पहले वो पहले भी नहीं बैठ सकते जॉइंट सिटिंग के अंदर, 14 दिन के बाद भी नहीं बैठ सकते, यानी उनको कोई जो है बीच वाला टर्म जो होगा उसमें बैठना होगा जॉइंट सिटिंग में। अब क्या होगा कि प्रेसिडेंट को भी नोटिस भेजा जाएगा कि भाई आप खुद पर्सनली आप जो है अपीयर हों जॉइंट सिटिंग के सामने और उनके जो है सवालों के जवाब दें, या फिर किसी बंदे को आप भेजें एज ए रिप्रेजेंटेटिव। तो प्रेसिडेंट के पास प्रिविलेज है कि वो खुद आए और उनके सवालों के जवाब दे, या फिर वो अपना कोई बंदा जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भेजे, ठीक है ना। तो इनसे पहले जो है अगर मतलब कोई मेंबर जो हैं वो चेयरमैन को नोटिस भेजते हैं, पहले स्पीकर को नहीं भेजते, चेयरमैन को भेजते हैं। तो चेयरमैन क्या करेगा, वही नोटिस स्पीकर को भेजेगा, क्योंकि वो पावरफुल हाउस का जो लीडर है वही है, ठीक है ना। तो वो स्पीकर को वही नोटिस भेजेगा, फिर जो सारा जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया वही फॉलो होगा, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट क्या होगा, प्रेसिडेंट जो ज्वाइंट सिटिंग में खुद आएगा या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा। तो ज्वाइंट सिटिंग के मेंबर जो होंगे वो सवालात करेंगे प्रेसिडेंट से। उन सवालात के बाद अगर मेजॉरिटी यानी 2/3 की जो मेजॉरिटी है वो ये मान लेती है कि भाई प्रेसिडेंट अनफिट है और वो रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं, जैसे ही वो रेजोल्यूशन पास करेंगे 2/3 की मेजॉरिटी से, तो उसी टाइम पर प्रेसिडेंट का जो ओहदा होगा वो ख़त्म हो जाएगा उसी टाइम पर। तो आर्टिकल 47 सिर्फ यही चीज़ कह रहा है प्रेसिडेंट के रिमूवल के बारे में। आर्टिकल 47 के बाद आता है आर्टिकल 48, जिसके अंदर कहता है एक्ट ऑन एडवाइस। एक्ट ऑन एडवाइस क्या है कि भाई प्रेसिडेंट जो होगा, ये आर्टिकल बहुत बड़ा है लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर आपको जस्ट बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो आर्टिकल 48 के अंदर जो है एक्ट ऑन एडवाइस कि प्रेसिडेंट अमल करेगा कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर, यानी जो सलाह प्रेसिडेंट को कैबिनेट देगा या प्राइम मिनिस्टर देगा, प्रेसिडेंट उसके ऊपर अमल करेगा, ठीक है ना। आर्टिकल 48 इतना कहता है। उसके बाद आता है 49 के अंदर है कि भाई स्पीकर और जो चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, मतलब टेम्प्रेरी पीरियड के लिए। अगर कुछ कंडीशन है जो बताई गई, अगर प्रेसिडेंट मुल्क से बाहर है या फिर वो मेंटली अनफिट है या फिज़िकली अनफिट है, यानी मतलब मेंटली या फिज़िकली बीमार है, ठीक है ना, या वो ड्यूरिंग द अपने टर्म उसकी डेथ हो गई है, या उसने रिज़ाइन कर दिया अपनी प्रेसिडेंटशिप से, या फिर उसको रिमूव किया गया, तो इन सारी कंडीशन में प्रेसिडेंट स्पीकर या नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं और सेनेट के चेयरमैन जो हैं उनमें से कोई एक बंदा प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन पहले जिसको अप्रोच किया जाएगा वो होगा नेशनल असेंबली का स्पीकर, वो खुद भी अनएबल है परफॉर्म करने के लिए, तो फिर जो है सेकंड ऑप्शन आएगा चेयरमैन का, सेनेट के चेयरमैन का, तो वो प्रेसिडेंट बन सकता है। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, बाकी जो प्रेसिडेंट के पावर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।